जैसे सोराइसिस है, सामान्य चर्म रोग तो आयुर्वेद में ठीक हो जाते थे, सोराइसिस, फिर जैसे ये SLEMS ऑटोइम्यून डिजीज, फिर सभी तरह के कैंसर, गैंग्रीन जैसे रोग। हमने रेवन चीनी से थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होता है, उसको अर्चा कहते हैं, इधर ऊपर हिमालय में मिलता है, अर्चा लगाया लोगों को, और फिर ये जो विधारा के पत्ते और गाय का घी और बाकी औषधि दिलाई, गैंग्रीन बहुत लोगों का मैंने खुद ठीक किया, सबका तो नहीं, बहुत लोगों का ठीक किया। तो जितना बच जाए उतना ठीक है ना, बाकी हाथ पैर का अंगुली सब चीज़ें काटनी पड़ती हैं, अंगुली फिर पैर फिर हाथ, सब चीज़ें बहुत दिक्कत। खैर, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, कंट्रोल, कंट्रोल बोलो या डिजीज मैनेजमेंट बोलो, हम डिजीज मैनेजमेंट में कहीं कम नहीं है किसी भी चीज़ में। कोलेस्ट्रॉल से लेकर के BP शुगर से लेकर के थायराइड से लेकर के अर्थराइटिस से लेकर के एसिडिटी से लेकर के कोलाइटिस से लेकर के अल्सर से लेकर के अल्सरेटिव कोलाइटिस से लेकर के SLEMS ऑटोइम्यून डिजीज, इन सब के भी डिजीज मैनेजमेंट, ये बड़ा शब्द बोला जाता है। पेन मैनेजमेंट, BP शुगर कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट डिजीज बोला जाता है इनको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, कि हम इनको कंट्रोल कर सकते हो, तो हम तो कंट्रोल भी करते हैं और बहुत फास्ट करते हैं। जैसे एलोपैथी वाले कहते हैं थोड़ा तरीका डिफरेंट है, वो बहुत अलग अलग प्रकार के सॉल्ट, कुछ केमिकल्स देते हैं, और बहुत ज़्यादा होने पर स्टीराइड भी देते हैं वो लोग कंट्रोल करने के लिए एकदम से ना। तो हमारे यहाँ तो नेचुरल स्टीराइड भी, हल्दी में, शिलाजीत में, गुगुल में, बहुत सी चीज़ों में नेचुरल स्टीराइड, तो कोई भी चेक करा सकता है लैब में जा करके। मैंने 25 साल पहले सब कराया हुआ है। पहली बार जो है हमको कोई बोला कि आपके चंद्र प्रभावित में स्टीराइड है, मैंने कहा ये हो ही नहीं सकते, तो हम तो स्टीराइड पता ही नहीं कैसा होता है, हमने तो देखा ही नहीं कभी। हमने कहा हमारी चंद्र प्रभाव में स्टीराइड नहीं हो सकता। तो मैं गया, एक गीता लेबोरेटरीज है अहमदाबाद में है, तो वहाँ मैं खुद गया लैब के अंदर, मैंने कहा ये हो कैसे हो, तो बोले जी इसमें तो है। मैंने कहा भाई इसके अलग अलग तत्व मंगाओ, तो मैंने सारे तत्व मंगाए हरिद्वार से, कि गूगल भी मंगाया, शिलाजीत भी मंगाई और बाकी से। तो गूगल देखा तो उसमें स्टीराइड, शिलाजीत देखा तो उसमें स्टीराइड, हल्दी देखा तो उसमें स्टीराइड। मैंने कहा भाई तो हो गया काम है ही सब नेचुरल लाइन में, हम क्या करें उसमें तो कोई अब आयुर्वेद में नहीं, तो पहले ना कुछ तो लोग गड़बड़ी भी करते थे, आयुर्वेद के वैद्य के नाम पर पुड़िया बनाई, उसमें स्टीराइड डाल दिए, लोग दौड़ने, अरे तो वैद्य की पुड़िया में बड़ी ताकत है, एकदम से अस्थमा करो गीता चला फिर नहीं जाता, तो दौड़ने लग गया, वो स्टीराइड देने लग गए थे। अर्थराइटिस में ऐसे ही करते थे कुछ लोग। अब तो वो धंधा बंद हो गया। ये 20-25 साल पहले बड़ा चला था, वैद्य पुड़िया देते हैं, अर्थराइटिस के रोगी एकदम दौड़ने लगते हैं, वैद्य पुड़िया देते हैं, अस्थमा के रोगी एकदम ठीक हो जाते हैं, तो वो स्टीराइड देते थे कुछ लोग। खैर, तो मैं कह रहा था प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, कंट्रोल, कंट्रोल एंड एक्यूट मैनेजमेंट। एक्यूट मैनेजमेंट में थोड़ा सा हमसे एडवांस है आज का मेडिकल साइंस, मॉडर्न मेडिकल साइंस। जैसे खास करके जब हार्ट अटैक हो जाता है, जब किसी को बहुत ज़्यादा कोई कोमा में चला जाता है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वो थोड़ा सा एडवांस है, तो भाई उसके लिए तो है ना। फिर हम कब कह रहे हैं कि भाई हमारा कोई हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरह झगड़ा है। भाई एलोपैथी वालों से हमारा कोई बैर थोड़ी है भाई। ऐसे कोई अपरिहार्य परिस्थिति में कोई लाइफ सपोर्ट सिस्टम का यूज करना पड़े, कभी कोई जो है किसी को हार्ट अटैक आदि अवस्थाओं में ऑपरेशन करना पड़े, तो ऐसे कोई हमारा बैर थोड़ी है। लेकिन 99% हम उसमें भी भाई, कुछ चीज़ों में हम उनसे ज़्यादा बेहतर है, तो एक चीज़ में वो हमसे बेहतर है तो मान लेना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इसमें कुछ वो भी है, बाकी हमारे पास में भी बहुत सी चीज़ों का है। अब जैसे किसी को हार्ट अटैक आ गया, और हार्ट अटैक अब हॉस्पिटल है 4 घंटे दूर, तो क्या करेगा, क्या कर लेगा। इसमें किसी ने बहुत ज़्यादा एडवांस हॉस्पिटल बना रखा है, सुपर स्पेशलिटी आजकल बोलते हैं ना, तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पहुँचते पहुँचते तो मर लेगा 4 घंटे में, तो वहाँ अनुलोम विलोम ही काम आएगा कि 4 घंटे जो उत्तराखंड से रोगी वहाँ से उतरा बद्रीनाथ केदारनाथ से, और उसको जाना है मान लीजिए अपोलो एम्स PGI में, तो अनुलोम विलोम करता करता पहुँच जाएगा, मरेगा नहीं, गारंटी है, ये बात तो है।
तो ऐसे, ये तो एक बात। अब जैसे पैरालिसिस का रोगी है, उसके लिए एक्यूट मैनेजमेंट क्या है? अनुलोम विलोम है एकदम। फिर आयुर्वेद में भी चीज़ें हैं दूसरी, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, बाकी चीज़ों के लिए तो दो तीन चीज़ें हैं खाली, बाकी तो एक्यूट मैनेजमेंट कई बार। अब जैसे एकदम से शुगर बढ़ जाए, एकदम से बीपी बढ़ जाए, हमारा बीपी मुक्तावटी और लौकी का जूस हमारा एलोपैथी की दवाओं से जल्दी लाभ करता है। हमारा खीरा, करेला, टमाटर का जूस और ये गिलोय काढ़ा और जो है मधुनाशिनी एक साथ खिला दो तो एकदम शुगर डाउन भी नहीं जाएगा। नहीं तो वहाँ तो उल्टा होता है, जब बहुत डाउन चला जाए तो भी मरेगा, ज़्यादा बढ़ गया तो भी मरेगा। हमारे यहाँ पर ज़्यादा डाउन नहीं जाएगा, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, एकदम से बैलेंस करेगा। तो बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड आदि से लेकर के सारी चीज़ों की हमारे यहाँ पर भी है, एक्यूट मैनेजमेंट भी है। क्योर तो हमारे यहाँ पर 100 से ज़्यादा बीमारियों का हम क्योर करते हैं। ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट बना हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर ये मानते हैं कि एक बार बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल आदि हो गया, ज़िंदगी भर दवा लेनी पड़ेगी। मैंने जब पहली बार ये कहना शुरू किया कि बीपी, शुगर, थायराइड, आर्थराइटिस, अस्थमा ये सब क्योर होता है, तो पूरी दुनिया में मेरा क्रिटिसिज्म हुआ था। अब तो हमारी दूसरे कारण से हेडलाइंस बनती हैं, पॉलिटिकली, सोशली, रिलीजियसली, कुछ हम बोल देते हैं तो बखेड़ा हो जाता है। उस समय हमारे खाली मेडिकल साइंस के वाले बोलने से ही बखेड़ा होता था। पूरे वर्ल्ड में ब्रेकिंग न्यूज़ बनती थी, बाबा बोल रहे हैं बीपी क्योर होता है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज अनसाइंटिफिक, ये हो ही नहीं सकता, बीपी कैसे क्योर हो गया? जब हमने डॉक्टरों को क्योर कर दिया, चुप, मेरे तो हमारा ही हो गया। अनुलोम विलोम किया और किसी ने तो कुछ नहीं लिया, न लौकी का जूस पिया, ना मुक्तावटी खाई। किसी ने लौकी से भी ठीक कर लिया, किसी ने मुक्तावटी से ठीक कर लिया, किसी ने अनुलोम विलोम से ठीक कर लिया, किसी का ज़्यादा था तो तीनों कर लिया। क्या दिक्कत है? इसको बोलते हैं क्योर। बीपी क्योर किया हमने, थायराइड क्योर किया, और अभी तो ये इसकी पूरी जो है रोज ऐसे अलग अलग रोगों के रोगी आते हैं, उसका पूरा डेटा कलेक्शन का भी काम होता है। पूज्याचार्य जी की सन्निधि में हमारे सारे वैद्यों को पूरा एक सेंट्रल सिस्टम से जोड़ा है। क्या बोल रहे थे हो तुम लोग उसको? EMR सिस्टम से जोड़ा। तो अलग अलग दिन जो है 15 से 20 हज़ार, 16 से 20 हज़ार अलग अलग दिन जो है रोगी आते हैं, और अलग अलग बीमारियों के आते हैं। और कभी जब ज़्यादा कोई वायरल और बाकी सब चीज़ें, ये जो है जब ये डेंगू आदि और जब सब चीज़ें होती हैं तो फिर बढ़ जाते हैं, 25-50 हज़ार भी हो जाते हैं। डॉक्टर आलोक वर्मा जी हमारे उसको हेड करते हैं, तो डॉक्टर आलोक जी और इनकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत अभिनंदन है, जो बहुत प्रामाणिकता से इस कार्य में लगे हुए हैं। और माने एक तरफ मेडिकल जो पूरा सिस्टम है, दूसरा मैनेजमेंट है, तीसरा उसका पूरा साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन है, ये सारी चीज़ें, ये बहुत प्रामाणिक कार्य होता है। खैर, तो मैं आपसे बात ये कर रहा था, क्योर। डायबिटीज़ के पेशेंट को क्योर शब्द बोले तो थोड़ा हिलते हैं, उनको बोलते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। हाँ बोले इतना तो ठीक है, उनको सांस साधा। अरे भाई क्या है इसमें बात है भाई, वो डायबिटीज़ थी उसको, अब उसका जो है आप टेस्ट कर लो, जो उसका एवरेज शुगर है, ग्लाइकोसाइडेड हीमोग्लोबिन है, टेस्ट कर लो, वो जो है उसका 5 के आसपास, 6 से नीचे आ गया, तो फिर नॉन डायबिटिक हो गया ना, अब नॉर्मल हो गया, क्योर हो गया। अब इसको क्योर बोलो, नॉन डायबिटिक होना बोलो, है? तो वो ऐसा ही है जैसे ये हिंदी में बोलते हैं ना भाई ये तो अंधा है, तो ऐसा बोलने में लोगों को थोड़ा सा आपत्ति होती है। बोले ये प्रज्ञा चक्षु है, मैंने इसकी अंदर की आँख खुली हुई है, तो बड़ा, तो इनको ऐसा ही शब्द है ये कि डायबिटीज़ में क्योर बोलने में अभी इनको दिक्कत है, लेकिन इतना तो बोलने लगे कि वो नॉन डायबिटिक भी हो सकते हैं। हमने इंटरनेशनल जर्नल में छपवा दिया ये। हाँ। और खाली प्राणायाम से, योग से, कपालभाति, मंडूकासन, अनुलोम विलोम, ये सब, और जो थोड़ा और 4-5 आसन है जो नहीं कर पाते मंडूकासन, और उनके लिए उत्तान पादासन भी करवा देते हैं। तो उत्तान पादासन, नौकासन, उत्तान पादासन, मंडूकासन, ये 2 आसन भी 5-5 मिनट कर ले, और कपालभाति, अनुलोम विलोम कर ले, ठीक बस। बाकी थोड़ा दिनचर्या में चेंज कर दे। आयुर्वेद तो, योग आयुर्वेद तो एक दूसरे के पूरक है। और जो है पथ्यापथ्य, इसी को ही फूड साइंस बोलते हैं, न्यूट्रिशन साइंस बोलते हैं, या आजकल के तो इसी को जो है डायबिटिशियन अलग अलग तरह से, डाइटिशियन अलग अलग तरह से। पहले वैद्य पथ्यापथ्य बोले, परहेज बता, बोले परहेज नहीं चाहिए। अब कौन वैद्य ऐसा है जो परहेज नहीं बताता? कौन डॉक्टर है पूरी दुनिया का, बता दो। सारी डायबिटीज़ वाले कहते हैं भाई ये मत खाना, बीपी वाले कहते हैं ये मत खाना,
हार्ट वाले कहते हैं ये मत खाना। पहले क्या, पहले हम मुझे याद है आज से 40 साल पहले, 30-40 साल पहले बोले भाई एलोपैथी बहुत अच्छी है, उसमें कोई खाने पीने का कोई परहेज नहीं है, ऐसे बोलते थे। अब तो सबसे ज्यादा परहेज वही बताते हैं। पर डॉक्टर ने सारी चीज बंद कर दी। पहले कहते थे वैद्य तो थोड़े दिन के लिए बोलते थे, भाई थोड़े दिन बैंगन मत खाना, थोड़े दिन ये जो है गुड़ मत खाना, अचार मत खाना, थोड़े दिन ये मत खाना भाई, है ना। वो तो परमानेंट बंद करते। वैसे तो खैर लंबी छोड़ी बातें हैं। तो मैं कह रहा था क्योर, रिहेबिलिटेशन के लिए भी योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, ये सब बहुत अच्छी चीज है अलग अलग बीमारियों के हिसाब से जो है। अब जैसे बुढ़ापे में चोट लग जाती है या बड़ी उम्र में कोई खास अलग अलग बीमारियां हो जाती हैं, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए एलोपैथी में भी बहुत प्रकार के सिस्टम्स हैं और एडवांस थेरापीज, बहुत कुछ उन्होंने विकसित किया, लेकिन हमारे पास में भी है। और जैसे कैंसर के और कुछ ऐसे विशेष रोगियों के, कुष्ठ रोगियों के लिए कि भाई वो आराम से मर जाए, उनको बहुत पीड़ा ना हो, इसको पैलिएशन बोलते हैं, कि बहुत ज़्यादा पीड़ादायक मृत्यु ना हो। वैसे पूरी दुनिया का मरने का सेंटर स्विट्ज़रलैंड है। वहाँ पर मरने के लिए 5-10 लाख रुपए से लेकर के शायद शुरू हो जाता है। नेट के ऊपर जाके देख लेना। वैसे तुम्हारी तो किसी की इच्छा है नहीं मरने की लेकिन जो है 10-20 लाख रुपए से लेकर के शायद 1-2 करोड़ का पैकेज होता है मरने का। सुना है, किसी ने पढ़ा है? मैंने पूरा पढ़ा है ना। तो अब कोई इस जानकारी के मेरे को किसी ने बोला तो मेरे को पहले इस बात तो आश्चर्य हुआ। फिर वहाँ तो पूरे सेंटर्स बने हुए ऐसे और गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हैं वो। तो क्या होता है, कुछ लोग ना फिर जीना नहीं चाहते, कहते हैं कि आपको नहीं जीना तो हम आपको ऐसे मरना है तो ये पैकेज है, ऐसे मरना है तो ये पैकेज है। मेरा आराम आराम से मारते हैं लोगों को। खास करके वहाँ के खुद भी लोग इतनी अनुकूलताओं में जीते हैं, पैसे के वहाँ कमी नहीं है। कुछ लोगों के जीवन में थोड़ा सा भी दुख आ जाए ना तो सह नहीं पाते और फिर वैसे मरने में डर लगता है, तो फिर वो कहते हैं भाई तरीके से मर लेते हैं। खैर, तो ऐसी दवाइयाँ खोजी गई है पैलिएशन इसको बोलते हैं, कि आराम से आदमी मर जाए। खैर, तो आज आपको मेडिकल साइंस के 7 पहलू बताए और मैंने ये कहा कि आयुर्वेद जो है वो, मतलब ये तो अलग अलग कहने की बातें, इन टोटलिटी हम कहें तो आयुर्वेद, योग, ये जो हमारी जीवन पद्धति है, भारतीय जीवन पद्धति, जिसको मैंने कहा एक निर्विवादित, अनकंट्रोवर्शियल, नॉन कंट्रोवर्शियल जो वर्ड है, ये बहुत ज़बरदस्त है। तो आप लोग इस आयुर्वेद का प्रतिनिधित्व करते हो, इस पर आपको गौरव होना चाहिए। और आने वाले समय में अभी तो हमें लोगों को थोड़ा एजुकेट करने की ज़रूरत है। दरअसल लोग ना बहक जाते हैं। अब ये तो मैंने आपको मेडिकल साइंस समझाया, अब बहकावे वाली साइंस समझाता। भ्रम, भ्रांतियाँ, विज्ञान के नाम पर भी अज्ञान, चिकित्सा के नाम पर भी अज्ञान, एक बहकावा है। अच्छा, क्या हुआ, लाखों करोड़ों लोग इसमें लगे हुए हैं, अरबों खरबों का बिजनेस होता है। एलोपैथी अच्छी, एलोपैथी अच्छी, एलोपैथी, अरे क्या अच्छा है ये तो बता दो। ये कोई नहीं बताएगा। हमने कहा क्या, अपरिहार्य परिस्थितियों में कुछ चीजें ठीक है। पूरी दुनिया में ये दुष्प्रचार किया गया, एलोपैथी अच्छी है, आयुर्वेद बुरा है। शिक्षा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर, भाषाओं के नाम पर, खेती के नाम पर, राजनीति के नाम पर, अब क्या अब देखो मैं आपको 5-7 बातें बोलता हूँ कैसे भ्रांतियाँ फैलती। अरे भाई इस पार्टी को वोट दो, वो पार्टी तो बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश है, ऐसे 100 लोग कहना शुरू कर देते हैं, ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है, ये अच्छा है, ईमानदार है, ईमानदार है, इसको वोट दे दो, ऐसे वोट दे देते हैं। कुछ नहीं देखते लोग, बहुत बुरी हालत है। और अभी देखना 2019 में ऐसे ही कुछ होगा, कुछ थोड़ा बहुत। इसमें बहुत से अच्छे भी जीतेंगे और बहुत से चोर भी जीतेंगे। वो चोर है, वो दूसरों को चोर चोर कह के खुद जीत जाता है। बताओ, जो
चरित्रहीन है वो, दूसरों को चरित्रहीन और अपने आप को महिमा मंडित कराता है। इन जैसे तो कोई धरती पर मानो अभी अभी अवतरित हुए हैं आसमान से, ऐसे। तो राजनीति के नाम पर झूठ कितना चलता है, रोज देखते हैं हम लोग। कुछ कहते हैं ये मुख्यमंत्री बन गए, ये प्रधानमंत्री बन गए तो मैं देश छोड़ के चला जाऊंगा। कोई देश छोड़ के जाने वाला नहीं है, वैसे काफी लोग चले भी गए हैं, खैर वो कोई उसमें कुछ अच्छे भी गए, कुछ बुरे भी गए। लेकिन राजनीति के नाम पर जैसे झूठ बोले जाते हैं, ऐसे चिकित्सा के नाम पर झूठ बोले जाते हैं, बीमारियों के उपचार के नाम पर अत्याचार, व्यापार, क्रूरताएं की जाती है। मौत का हमने कई बार इस बारे में घंटों घंटों बोला है, मौत की सौदागर। हाँ, बहुत मामला गड़बड़ है। तो मैं आपसे कह रहा था, जैसे राजनीति के नाम पर झूठ चलता है, जैसे शिक्षा के नाम पर झूठ चलता है, पूरी दुनिया में झूठ, कारोबार, बहुत लूट मार। खेती के नाम पर खेतों में जहर डाल दिए और उसमें जो है ना पूरे लोगों की ज़िंदगी जहरीली हो गई है। आप लोगों का ब्लड टेस्ट कराओगे तो उस ब्लड में इतने टॉक्सिन्स हैं, इतने केमिकल्स हैं, आपको लगेगा अरे ये तो सब हमारा गड़बड़ है। और फिर आपके जो बच्चे पैदा होते हैं, औलादें पैदा होती हैं, जब आप माँ बन जाती हो तो आपके जो स्तनों में दूध होता है उसमें भी पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स और जहरीली चीज़ें होती हैं। क्या करोगे बताओ? बोले पूतना के दूध में जहर था, पता नहीं उसने कौन से पेस्टिसाइड खाए थे। तो कोई ना कोई किया होगा कार्यक्रम, धीरे धीरे जहरीली बनी होगी। खैर, तो आपको मैं बोल रहा हूँ, खेती के नाम पर कितना अज्ञान है कि ये इतना यूरिया डालो, इतना ये दवाइयाँ डालो, इतने जहर डालो तो खेती होगी। खेती के नाम पर अज्ञान। शिक्षा के नाम पर भी अज्ञान है। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों में लोग इधर उधर पढ़ा रहे हैं और उसमें कुछ नहीं पढ़ा रहे, आदमी से इंसान को हैवान बना रहे हैं। जितने बड़े अपराध हैं दुनिया में, क्राइम हैं, वो सारे पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। आज तक एक भी कोई बहुत बड़ा क्राइम, ये दुनिया में बड़े बड़े जो आतंकवादियों के नेटवर्क चलते हैं पूरी दुनिया में, जो ये सारी वायलेंस चल रहा है, इसके पीछे भी पढ़े लिखे लोग नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं। खैर, मैं कहा शिक्षा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर, राजनीति के नाम पर, खेती के नाम पर क्या क्या ऐसे चारों तरफ जैसे भ्रांतियां फैली। ऐसे हमारे इस मेडिकल साइंस में भी, चिकित्सा आयुर्वेद साइंस में भी, इसमें भी बहुत तरह की भ्रांतियां फैलाई कि बुरे लोग अपना काम कर रहे, उन्होंने भ्रांतियां फैलाई। तो हम लोग यदि सही तरीके से आयुर्वेद का प्रचार करें, आयुर्वेद को जिए, मिशन बनाना पड़ेगा। हम तो किसान के घर में पैदा हुए, अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुए। हम कुछ लोग कहते हैं ये तो खानदानी वैद्य हैं, 3 7 5 पीढ़ियों से, 10 पीढ़ियों से खानदानी वैद्य हैं। तो भाई हम तो खानदानी वैद्य तो है नहीं ना, हमको भाई कोई ये व्यापार करना है, ना किसी से कोई कमाई करनी है, ना कोई ठेके पे इलाज करते हैं। कई जगह लिखा रहता है यहाँ ठेके पर इलाज होता है, ना कोई हमने कोई ठेकेदारी ले रखी है। हमने एक संकल्प लिया हुआ है। और पतंजलि ने जैसे योग को गौरव दिलाया, आज करीब 1 लाख लोगों को, आयुर्वेद के डॉक्टरों को जॉब दिलाने का काम पतंजलि ने किया है। इतना बड़ा काम। नहीं तो ये आयुर्वेद पढ़ करके लोग सोचते थे ये, मतलब जैसे देखो, ऐसे तो डॉक्टर होता है, MBBS बन गया तो मेरा डॉक्टर, बेटा डॉक्टर बन गया बड़ा। अब तो हमने अलग से टेस्ट भी करवा दिया इसका कि भाई कोई BMS भी करना चाहता है तो उसको इतना, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि पहले पास हो जाएंगे तो एलोपैथी के डॉक्टर बनेंगे, फिर दूसरे वाले हो जाएंगे तो फिर वो आयुर्वेद वाले बनेंगे, फिर कुछ उसमें से डांगरों के डॉक्टर बनेंगे, कुछ उसमें दांतों के डॉक्टर बनेंगे। ऐसे अलग अलग चीज़ों को ना, ये भी घटिया सोच है। पूरी दुनिया में डेंटिस्टों को बहुत सम्मान है। हिंदुस्तान में अरे बोले ये तो वो दांत वाला डॉक्टर, उसको पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा है बोलते हैं, लेकिन उसको डॉक्टर ही नहीं मानते। बोले कि अब तो थोड़ा बहुत फिर भी होने लग गया, नहीं तो पहले बाहर पता नहीं वो थोबड़े से रख करके डॉक्टर बैठा रहता था बेचारा, उसके पास कोई जाता ही नहीं था। विदेशों में नियमित रूप से लगभग 3 से 6 महीने लोग अपने दांत चेक करवाते हैं, और डेंटिस्ट वहाँ पर MBBS से ज़्यादा ही कमाते होंगे, कम नहीं कमाते, लेकिन यहाँ पर उसको सम्मान है। और पशुओं के डॉक्टर को तो ऐसे समझते हैं कि बोले तो डांगरों का डॉक्टर है, मतलब जैसे कोई पढ़ाई लिखाई ना हो।
अरे भाई वो बोलते नहीं बेचारे, उनकी भी बीमारियां होती हैं, उनका कोई इलाज कर रहा है तो उनको मतलब ऐसे बोले तो डांगरों का डॉक्टर है, ऐसे ऐसे अनादर से देखते थे। तो आयुर्वेद वाले को भी पहले ऐसे ही देखते थे, एमबीबीएस को बहुत बड़ा कोई ऐसा जैसे कोई एकदम पता नहीं कौन से लोग से उतर के आया है, और बीएमएस उसको थोड़ा घटिया दृष्टि से देखते थे। लेकिन हमने एमबीबीएस की तरह बीएमएस को भी गौरव दिलाने का काम पतंजलि ने किया। पहले ये एलोपैथी डॉक्टरों के ना कंपाउंडर रहा करते थे आयुर्वेद वाले, ये 25 साल पहले की बात होगा, फिर बहुत पुरानी 200 साल पुरानी घटना नहीं बता रहा हूँ। अब एमबीबीएस बीएमएस से दवाई लेने लग गए। ये परिवर्तन हुआ है। तो ये आपको ये प्रामाणिकता बना के रखनी पड़ेगी, हाँ? तो आपको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है, जो आपने यहाँ पढ़ा है, जो पहले पढ़ा है, जो यहाँ पर सिखाया गया है, उसको सीख करके आप योग का, आयुर्वेद का, ऋषियों का, पतंजलि का गौरव बढ़ाएं। और जब आप पतंजलि का प्रतिनिधित्व करते हैं तो पतंजलि, दिस इज़ नॉट ए ब्रांड और दिस इज़ नॉट ए नेम, दिस इज़ आवर कल्चर, दिस इज़ आवर हेरिटेज, दिस इज़ आवर ट्रेडिशन, दिस इज़ आवर प्राइड, दिस इज़ आवर कल्चर। ये पतंजलि एक ऋषि परंपरा है, और उसमें फिर पूज्य आचार्य जी और हमारा नाम जुड़ा है। तो आप कहीं पर भी जब जाते हैं और कहते हैं पतंजलि में आप ट्रेनिंग लेकर के आए हैं, तो आपके साथ एक बहुत बड़ा सम्मान जुड़ जाता है। तो आप इस सम्मान को, इस गौरव को, इस प्रतिष्ठा को, इस प्रामाणिकता को आप बना के रखेंगे, और एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व उसको निभाएंगे, ऐसी मुझे अपेक्षा है। और देख लेना, हम लगे रहे ना पूरी प्रामाणिकता के साथ, तो एक दिन पूरी दुनिया में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रूप में भी आयुर्वेद जाएगा, जीवन पद्धति लाइफस्टाइल के रूप में भी आयुर्वेद जाएगा, और पूरी दुनिया आयुर्वेद को अपनाएगी। ये बहुत वक्त नहीं लगेगा, ये आने वाले 20-25 सालों में काम होने वाला है। जैसे पिछले 20-25 सालों में हमने आयुर्वेद को यहाँ पहुँचाया, अब आसमान में और पूरी दुनिया में ये गौरव को प्राप्त करेगा। आप सब लोग इस सेवा में अपनी अपनी प्रामाणिक भूमिका निभाएं, आप सबको, और भाई आलोक जी और उनकी पूरी टीम को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। लंबा गहरा श्वास भरते और छोड़ते हुए भस्त्री का प्राणायाम करते हुए सामान्य गति सबके लिए, मध्यम गति जिनका मध्यम बल है उनके लिए, तीव्र गति जो पूरी तरह से निरोगी हैं, योगी हैं, बलवान हैं, सामर्थ्यवान हैं, उनके लिए तीव्र गति है। जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द, कमजोरी आदि है, उनको कोई भी प्राणायाम, आसन, व्यायाम तीव्र गति से नहीं करना होता है। तो गति का चयन अपनी शक्ति के अनुरूप, और प्राणायाम का पुरुषार्थ करते हुए प्रभु से प्रार्थना, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती ये स्वीकार करो, भूत दिखा करो, से मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो, पीड़ हरो, हरि पीड़ हरो। इस प्रार्थना के साथ प्राणायाम का पुरुषार्थ करते हुए मैंने बार बार कहा है, जीवन प्रार्थना और पुरुषार्थ का परिणाम है, श्रम और विश्राम का परिणाम है।
जिसका जैसा सामर्थ्य, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करना है। चेहरा सहज रहे, मुखमंडल सहज रहे, देह सहज रहे, कोई चंचलता नहीं। अचापलम अभयम सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थिति हि दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु अलोलुप्त्वम् मार्गं धीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहनातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। इस दिव्यता में प्रतिपल जीने का अभ्यास करना है। ये जीवन का श्रेष्ठ अभ्यास है, सात्विक अभ्यास है, दिव्य अभ्यास है। बस श्री का प्राणायाम भावपूर्ण हृदय से, श्रद्धा पूर्वक, निरंतरता पूर्वक, एकाग्रता, प्रसन्नता, सहजता पूर्वक करते हुए अपने जीवन का दिव्य रूपांतरण करते हैं। हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, समर्थ है करुणा सिंधु, हे समर्थ है करुणा सिंधु, विनती स्वीकार करो। हे समर्थ है करुणा सिंधु, विनती स्वीकार करो। दिखाकर उसे मिटा अपना प्रेम प्रदान करो। दिखाकर उसे मिटा अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर।